हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा CSIR नेट के टॉप 75 जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनका प्रीमियर चल रहा है, जिसमें से 25 फ्रॉम ईच सेक्शन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 25 फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब 25 फ्रॉम ऑर्गेनिक, 25 फ्रॉम फिजिकल एंड 25 फ्रॉम इनऑर्गेनिक, राइट? ओके, ये आपका जो वीडियो है दिस इज गोइंग ऑन फॉर ऑर्गेनिक। हमने दो अपने टॉपिक छोटे छोटे कवर कर लिए हैं, एरोमेटिसिटी और जो आपका एरोमेटिसिटी के बाद हमने क्या किया था, प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। उसमें हमने पूरा अच्छे से जो है टॉपिक को हर तरफ से कवरेज देने की पूरी कोशिश की है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द वेरी हॉट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको पता ही है कि आपके सेक्शन बी में तो बहुत ही इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं, और पार्ट सी में भी जो है आपकी ऑर्गेनिक के साथ या मतलब मान लीजिए इन द सेंस के जो आपके रिएजेंट्स हैं उनके साथ मिला के GOC से बहुत बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्योंकि GOC होती ही बहुत ही बेसिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड ऑफ आवर्स। ओके, चलिए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इंट्रोडक्शन को ज्यादा ना रखते हुए काम की बातों पे थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट जनरल, राइट, विच इज क्वाइट जनरल केमिस्ट्री। जैसे कि आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि कोई आपका रिएक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट में जा तो रहा है, बट हमें क्या बताया गया था, हमें फिजिकल केमिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करती है एक्टिवेशन थ्योरी जो है आपकी, कोलिजन थ्योरी नहीं, एक्टिवेशन थ्योरी जो है आपकी, अरहेनियस थ्योरी जो है, वो क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा और फिर आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे आपका एक क्या बनता होता है, इंटरमीडिएट बनता होता है। इंटरमीडिएट भी नहीं इसको बोल सकते हैं एक्चुअली, इसको इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड स्टेट इज द राइट वर्ड। एक्टिवेटेड स्टेट में पहले जो है आपका ये रिएक्टेंट जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट है ना, ये आपका रिएक्टेंट है यहाँ, और ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, ये आपके एक्टिवेटेड स्टेट में पहले जाता होता है। बट हम क्या प्रपोज करते हैं, जो रिएक्शंस आपकी इतनी फास्ट होती हैं, या मान लीजिए कि जिनका हमें पता नहीं चल रहा कि किस पाथवे से जा रही है, उसके लिए हम एक इमेजिनरी एक्टिवेटेड स्टेट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जिन रिएक्शंस का हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिनके अंदर इंटरमीडिएट नाम की स्पीशी जो है हमने पढ़ी है, उन रिएक्शंस के साथ एक्चुअली क्या होता है कि आपका ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए यहाँ ये इसकी एनर्जी थी, इसने अपनी एनर्जी बढ़ानी शुरू की, एक पर्टिकुलर एनर्जी पे आने के बाद ही थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, और यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर आपका क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। ये बहुत बार आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता था कि एक्टिवेटेड स्टेट में और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, हमें पता है। ठीक है, तो उन इंटरमीडिएट्स को जो है बेसिकली हमें पहले क्या करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है। इंटरमीडिएट्स कौन से हम पढ़ते होते हैं,
वैसे तो बचपन से तो जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। अब तो हमारे पास और भी बहुत सारे आ गए, जैसे कार्बीन है, कार्बीन पे कितना काम हो रहा है, नाइट्रीन्स हैं, नाइट्रीन्स हैं, ये आपको समझ आ रहा है, नाइट्रीन्स लिखा हुआ है, तो नाइट्रीन्स हैं, तो बहुत कुछ है मतलब कुल मिला के आपका। ठीक है, तो अब तो बहुत सारे आपके इंटरमीडिएट्स आ चुके हैं, लेकिन उनको हर एक इंटरमीडिएट को की एनर्जी आप देख सकते हो कि उसके एक्टिवेटेड जो आपकी स्टेट थी उससे कम है। कम क्यों है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। उसको स्टेबल करने वाले क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबलाइज करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ना जीओसी में शुरू करेंगे। उसके बेसिस पे बेसिकली आप पढ़ेंगे कि ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि इंटरमीडिएट अगर फास्ट है, सॉरी स्टेबल है, तो रिएक्शन फास्ट क्यों होगी? स्टेबल चीज़ें तो रिएक्ट नहीं करना चाहती, है ना। देखिए, ये आपका रिएक्टेंट है, बहुत ही मतलब बेसिक सा ये क्वेश्चन रहता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं जिनको जो है जीओसी एकदम मतलब बेसिक से जिनको पढ़नी रहती है ना, जिनको ऑर्गेनिक के ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो नेक्स्ट वाली वीडियो पे मूव ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में मोस्टली जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब ऐसे 10-12 मिनट का तो कम से कम इंट्रोडक्शन ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 मिनट का जो है आप आगे बढ़ा लीजिए, जिनको बेसिक अपना पहले से काफ़ी अच्छा क्लियर है, और अपना रिएक्शन जो क्वेश्चंस हैं उन पे जो है आप शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए, बहुत ही थोड़ा सा टाइम लेंगे, छोटा सा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट से एक्चुअली क्या बनता है? इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से बनता होता है बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बनता है बच्चों? क्यों बनता है? क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, तभी तो बना होगा, है ना। हम ऐसी जगह पे क्यों जाना चाहेंगे जहां पे हमें जो सुविधाएं अभी मिल रही है उससे कम सुविधाएं मिल रही है ना। हम ऐसी जगह पे क्यों जाना चाहेंगे? हम ज्यादा बेटर जगह पे जाना चाहेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप जो है अपने लोकल एरिया के स्कूल में गए हैं या कुछ, तो अगर आपको मान लीजिए स्कूल या कॉलेज या कुछ भी आपको अगर चेंज करना है, अगर आपको आपका इन्वायरमेंट चेंज ही करना है, तो आप बेटर इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाहोगे, ना कि खराब इन्वायरमेंट की तरफ। वैसे ही अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जरूर रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, बट वो बनता कैसे है? वो बनता है आपके इंटरमीडिएट से होते हुए। अब अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी से बनेगा नहीं। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरमीडिएट का स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल होने का मतलब क्या होगा? स्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब ये होगा कि इसका बनना पॉसिबल रहेगा। ठीक है, इजिली, या कह लीजिए कि अंडर गिवन कंडीशंस जो है वो आपका इसका बनना पॉसिबल रहेगा। तो सबसे पहले तो इसका बनना पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये बनेगा ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट में रिएक्शन नहीं जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी की बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इंटरमीडिएट्स को स्टेबल करने वाली सबसे पहला फैक्टर जो आप देखते होते हैं वो कौन सा देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक्स। ओके, तो ये थोड़ी नॉर्मल बातें आपको पता है कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट का स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अब हम समझते हैं कि रेजोनेंस मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरमीडिएट को जो है वो स्टेबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस को, ठीक है। सीधा इंटरमीडिएट पे नहीं जाएंगे, रेजोनेंस को नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में भी क्या रोल प्ले करता है वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का सबको पता है, हाइब्रिडाइजेशन का सबको पता है, ठीक है। पहले हम रेजोनेंस देख लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बीच में ही कवर करेंगे, उसमें से ही जो है क्वेश्चंस ये बहुत बार आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एटम है इसका जो है आप रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। ये कभी कभी डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछते हैं, वो पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो फास्ट रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को आपस में कंपेयर करवा लेते हैं। अब जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, या कभी कभी बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता रहेगी तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज़्यादा sp3 की तरफ होगी उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपके एटम का रहेगा, है ना। जितनी ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा आपके हाइब्रिडाइजेशन में, उतना कम आपकी जो कह लीजिए कि बेसिक स्ट्रेंथ है आपके पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड की, उतनी कम रहेगी, ठीक है। तो चलिए पहले तो कर लेते हैं रेजोनेंस पे बात। रेजोनेंस पे बात क्या करेंगे, तो रेजोनेंस होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये व्हाट इज रेजोनेंस ये देखेंगे, है ना। व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है। व्हाई इट्स नीडेड, व्हाई डू वी नीड इट, व्हाई डू वी नीड इट, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। रेजोनेंस होती क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस, बेसिकली आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर movement of lone pair plus bond pair, pi bonds in a given structure, ठीक है। एक गिवन स्ट्रक्चर में से आपका मूवमेंट ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स इज व्हाट, रेजोनेंस, है ना। यही तो होती है ना रेजोनेंस। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको, ये देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, इसी को तो हम रेजोनेंस कहते हैं ना, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, है ना। अच्छा इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। ओके और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लोन पेयर है, तो ये यहाँ जा सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो तो ये यहाँ जा सकता है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये नेगेटिव, ये NH पर आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है, डन। अच्छा इसके अलावा आपको और एग्जांपल्स बता देते हैं कि ठीक है ये वाला और कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका NH2 पॉजिटिव हो गया और ये O नेगेटिव हो गया, ठीक है। और बता देते हैं, देखो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, भी बोल रही हूँ, एक टाइम पर एक ही साइड जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने दूसरी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं आपको रेजोनेंस में नॉर्मल आई थिंक इफ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट एंड हैव कम टू दिस स्टेज कि आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है। चलिए ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है,
चलिए अब हम करते हैं व्हाई डू वी नीड रेजोनेंस। व्हाई डू वी नीड रेजोनेंस। रेजोनेंस की हमें जरूरत क्या है, क्यों चाहिए रेजोनेंस हमें, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बहुत सारी रिएक्शंस को जो है एक्सप्लेन करने में कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों हो रही है। जैसे कि आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ये आपने मान लीजिए फिनोल लिया, ये आपने क्या ले लिया, फिनोल ले लिया। अब आप इसकी रिएक्शन जब Br2 से करवाते हैं, ठीक है, पानी मान के चलते हैं, पानी में करवाते हैं, तो आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता होता है ये, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिलता है ये, आपको प्रोडक्ट मिलता है ना। ये रिएक्शन तो बड़ी फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप रिएक्शन को करवा दें Br2 CS2 की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, तब आपको या तो ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा हुआ मिलेगा या फिर आपकी पैरा पोजीशन पे Br लगा हुआ मिलेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है इसको। देखिए आपको याद अगर होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम क्या करते होते थे कि ये आपका फिनोल है, फिनोल के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, और ये रहे पाई बॉन्ड्स, ये रहे आपके पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स और जो आपके लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, मूव करते हैं एक दूसरे की हेल्प से। चलिए बेंजीन रिंग के अंदर वैसे तो अदरवाइज भी रेजोनेंस होती है, आपको पता ही है ना, होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, और ये यहाँ जा सकते हैं, देखा जाए तो, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ हो जाता है ऐसा। ये रेजोनेंस पॉसिबल है आपकी बेंजीन रिंग के अंदर। लेकिन फिनोल में कुछ और अलग से भी हो रहा होता है, फिनोल में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। फिनोल में क्या हो रहा होता है, ये आपका ऊपर फिनोल है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ, ठीक है। ये नॉर्मल छोटे बच्चों वाले काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली रेजोनेंस कब से चली आ रही है और उसके जो फायदे हैं वो क्या क्या, हम थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये सब आपको आई एम श्योर पता होगा, है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब कोई अभी का काम नहीं है, ये तो 11th-12th में आप करते थे। तो ये देखिए आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपके पूरे ही बेंजीन रिंग में ऐसे फैल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस से चल जाएंगे यहाँ। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या एक्सप्लेन करते थे कि जब पानी की बात आती है तो पानी क्या करता है, पानी ये सब जगह की जो रेजोनेंस आपको मिल रही है, सब जगह पे क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है सब जगह को। ऑर्थो वाली को भी कर देता है, सेम टाइम पे पैरा वाली को भी कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका पानी भी क्या है, पोलर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पोलैरिटी फिनोल में भी जनरेट हुई है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस पोलैरिटी की वजह से, सॉल्वेंट की पोलैरिटी की वजह से ऑर्थो और पैरा सारी ही पोजीशन आपके ब्रोमिनेशन के लिए जो है वो फेवर कर जाती है। लेकिन जब CS2 की बारी आती है, CS2 जो होता है वो आपका क्या, ज्यादा पोलर नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पे रेजोनेंस हुई, या तो ऑर्थो वाली पे एक टाइम पे सिर्फ ऑर्थो प्रेजेंट होगा, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज उसको प्रेजेंट मिलता है, या फिर उसको पैरा पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट मिलता है, इसलिए ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे आता है या तो पैरा पे आता है। बट ये सारा का सारा किया धरा है किसका, रेजोनेंस का किया धरा है, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं सब। Why do we need, ये डिस्कशन तो हमारा हो गया। अब हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं कि आपकी जो रेजोनेंस है उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन पे और
किस मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस पे जो वो क्या असर पड़ने वाला है। अब ये बात बताइए कि हम एरोमेटिसिटी जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हमारी सीरीज में, आप जाइए और उसको चेक करिए, ठीक है। उसको जब आप पढ़ेंगे उस लेक्चर में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो आपका कह लीजिए कि एटम्स हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है, उनमें रेजोनेंस ही होता है। पूरे आपके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर वो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। उसमें भी हम पर बहुत बार ऐसे एक वर्ड यूज करते थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एक वर्ड जो है हम वो यूज करते होते थे। तो उसको लेके एक छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन का एक आपका जीओसी का कॉन्सेप्ट है जो कि रेजोनेंस में ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस से ही आप उसको समझ सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक पे जो है टाइम लगाने की बजाय बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे बचपन वाला कि S और P मिक्स करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो उससे आगे थोड़ा सा ऊपर बढ़ के, क्योंकि वो सब बातें आपको आती हैं, तो उससे आगे ऊपर बढ़ के हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो वही मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, ओके। और क्या क्या हम मेनली पढ़ते होते हैं, sp2, जिसमें कि आपका पता है कि s का कैरेक्टर कितना बोलते हैं 50%, यहाँ पे s का कैरेक्टर कितना बोलते हैं 33%, और sp3 यहाँ पे s का कैरेक्टर क्या बोलते हैं 25%, ठीक है। हम ऑर्गेनिक में हम यही पढ़ते होते हैं, इनऑर्गेनिक में हम और भी पढ़ते हैं sp3d, sp3d2, है ना, या d2sp3, ठीक है। ये ऐसे जो है कुछ अनोमलीज भी पढ़ते होते हैं वहां पे, तो है ना। पर ऑर्गेनिक में वो सब आता ही नहीं है, तो हम उसको ध्यान नहीं देने वाले हैं, हम सिर्फ इनको ही याद रखेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली क्या क्या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें कि आपके बनने वाले हैं हमारे जो एपिसेंटर रहेंगे वो रहेंगे sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रही हूँ कुछ आपके कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर हम उसको रेजोनेंस के साथ मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको तो मैं जो है वो इरेज कर देती हूँ, आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए तब तक, ठीक है, ओके ओके। चलिए ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कुछ की कर लेते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल से कंपाउंड एक बार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चमत्कार जो है कुछ कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स में लगा लीजिए हो रहा है। CH4 क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, कार्बन की sp3, ठीक है, 3 sp का ऑर्बिटल्स है और एक s ऑर्बिटल है, ठीक है। कैसे है क्या वो भी मुझे बताना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है, कि आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए कि sp3 क्यों है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्बन का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आपकी जो 2s2 और 2p2, ठीक है। एस के डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के डब्बे के अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, ओह 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन कार्बन को अप्रोच करता है तब आपका ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं सारी चीजें, अब एक्सप्लेन करने लग गए हैं पूरा अच्छे से, तो है ना। तो ऐसा हुआ क्यों था वो भी बता देते हैं, चलो वो भी बता देते हैं ऐसा हुआ क्यों था कि sp3 को क्यों लेके आना पड़ा। देखिए कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू में साइंटिस्ट ने क्या बोला कि देखिए ये एक s ऑर्बिटल है, ये एक आपकी p ऑर्बिटल है, p के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल में तो 2 ही हाइड्रोजन को यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड और इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए था,
ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आके इससे अपना बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग में रख सकते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो p ऑर्बिटल में आपके सिर्फ 2 ही एटम है। p ऑर्बिटल में कितने एटम है? सिर्फ 2 ही एटम है, सिर्फ 2 ही एटम है। तो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही हाइड्रोजन एटम्स को आना चाहिए था। पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े हुए हैं? कार्बन से 4 जुड़े हुए हैं, और कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। कहते हैं ऐसा क्यों, 4 क्यों बना रहा है फिर? तो फिर किस साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि जो एस में जो आपके पेयर पड़ा हुआ है, जब बाहर से कोई एटम इसको अप्रोच करता है कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो हो सकता है कि ये जो पेयर में पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, ये जंप करके आपके पी ऑर्बिटल में पहुंच गए होंगे। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल होगी, ये पी ऑर्बिटल होगी। अब 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं। 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन तो जो है वो पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, और एक हाइड्रोजन जो है वो एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। अच्छा, तब ये ओवरलैपिंग का नया नया चल रहा था। अगर एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, एस और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो वो ओवरलैप बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जब वो ओवरलैप बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से ओवरलैप करती हैं दोनों ऑर्बिटल्स, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s में ही इलेक्ट्रॉन है, तो और कार्बन की भी s ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप कर रहा है, तो s और s के बीच में आपका बॉन्ड बना है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी में क्या हुआ है, हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल ने किसके साथ ओवरलैप किया हुआ है? p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप ऐसे किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट px, py, pz के साथ उन्होंने ऐसे करके ओवरलैप किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो उन्होंने बोला कि S का बॉन्ड तो S और P के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यानी कि कोई एक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा कार्बन का बाकी कार्बन्स के कंपैरिजन में। पर ऐसा देखा गया कि ये कार्बन, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, कैलकुलेशंस वगैरह सब लगाई गई, और पता चला कि ये सारे के सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ एकदम सेम है, एकदम डिटो, कोई डिफरेंस ही है नहीं। तब आपका कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, कि एक्चुअली क्या होता होगा कि पहले आपके एटम्स, जब हाइड्रोजन अप्रोच करने लगता है कार्बन को, तो कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p में ट्रांसफर करके और s और p दोनों की क्या कर देता है, मिक्सिंग कर देता है। ठीक है, एक मिक्सी में डाल के इनको सेम बना देता है। ठीक है, पहले ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स थी, 2s और 2p। जैसे ही इन दोनों की मिक्सिंग कर दी तो ये अलग अलग नहीं रही, अब ये हो गई सेम। और उसका जैसे अगर 3 p ऑर्बिटल ली थी और एक s ली थी, तो उसका नाम रखा गया sp3, और सारी की सारी ऑर्बिटल्स जो होंगी उनका नाम sp3 ही होगा, सबका नाम sp3 होगा, ऐसे बोला गया क्योंकि यही मीनिंग था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी फील्ड के अंदर उतरी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब CH4 की आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, sp3। ये आपको VSEPR थ्योरी में पूरा अच्छे से बताया जाता है ना, कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, याद है ना, वो 1/2 इंटू सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में आपका जो मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं, माइनस में चार्ज विद साइन करते होते थे, है ना, ऐसा करते थे, चार्ज विद साइन करते होते थे। फिर हम ये आपके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आते थे, फिर हम यही आपको बताता था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, चलिए ये सब आपका केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, वहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए NH3 पे चलते हैं। NH3 में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम क्या करते हैं, उस लोन पेयर को भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हैं। तो 3 तो हाइड्रोजन है यहाँ पे और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो बेसिकली कुल मिला के 4 डब्बे चाहिए हुए होंगे इसको। 4 डब्बे कौन बनाता है, sp3 बनाता है। तो आपके अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ गई, sp3 आ गई। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि लोन पेयर तुमको दिखेगा बट
जो मायने चेंज हो जाएंगे उसके। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, ऐसा कोई मतलब बड़ा अभी तक मैंने क्या कहते हैं रॉकेट साइंस डिस्कस की नहीं है। ठीक है, और हम करेंगे भी नहीं क्योंकि ये हमारा रॉकेट साइंस का एपिसोड नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया CH4, ये हमारा हो गया अमोनिया। किसकी बताओगे? अल्कोहल की बता दो। चलो, अल्कोहल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन तुमको बतानी। अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन, चलिए आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए, मैं और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कुछ लिख देती हूँ, उनकी आप मुझे हाइड्रोजन सॉरी जो क्या क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी मैं बीच में इसको सजाने लगी। इसको sp3 सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा जो है इसमें क्या करती हूँ, ट्विस्ट ला देती हूँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना, फटाफट शुरू हो जाना। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना। नहीं नहीं रुको, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता देना। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता देना। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता देना। ठीक है, डन, ओके। चलिए आप लोगों ने अगर कर लिया तो फटाफट मैच कर लीजिए। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना है, sp3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। 3 तो उसने बॉन्ड बना रखे हैं और एक उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर पड़ा है ना, तो इसलिए sp3 है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कोई लोन पेयर तो है नहीं, और बॉन्ड कितने बना रखे हैं उसने, 3 बना रखे हैं, तो sp2 है। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, 4 बॉन्ड उसने बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। RNH2, RNH2 में देखिए उसने 3 तो बॉन्ड बना रखे सीधे सीधे, और एक लोन पेयर उस पर नेचुरली होता ही है, उसको भूलना नहीं है आपने, तो sp3 हो गया। यहाँ पर 3 बॉन्ड आपको दिख रहा बना रखे उसने, 2 तो R लगा रखे हैं, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, तो 3 तो बॉन्ड पेयर ही है, और लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे हमेशा, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपकी हाइब्रिडाइजेशन बताती है, sp3 है। यहाँ पर देखिए उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर उसके पास ऑलरेडी होता है और एक नेगेटिव चार्ज भी है उसके पास। ठीक है, तो लोन पेयर्स कितने हो गए उसके पास, 2 हैं, एक लोन पेयर पड़ा हुआ था पहले से और एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो लोन पेयर कितने हो गए, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके, 2 हो गए। कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3 आ गई। लेकिन चलिए ठीक है, इतना हो गया। ये सारे एग्जांपल्स जो है आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच कर लीजिए अपना आंसर। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्लाइड्स की थोड़ी सी आज गलती से मुझसे कमी रह गई है। चलिए अब आते हैं सुंदर चीजों पे। अब आपको बताना है कि बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी एक कार्बन, ये वाला उठा लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ठीक है, यहाँ पे पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ठीक है, फटाफट से आप शुरू हो जाइए, मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिख देती हूँ। आपको यहाँ पर इमिडाजोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और भी कुछ मेरे पास एग्जाम्पल है, हाँ है, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लीजिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। और कोई? ठीक है, एक ये और कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बतानी है इसमें भी, इसमें इस नाइट्रोजन की बतानी है। ठीक है, इस नाइट्रोजन की आपको बतानी है। ठीक है, डन, ओके। तो आप लोगों ने अगर कर लिया है तो शुरू हो जाते हैं। पहले सबसे पहला ए बोल देती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये बी बोल देते हैं, सी डी ई एफ और जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली कार्बन, आपको पता है कोई भी एक कार्बन उठा लो, वैसे तो सारी सेम ही है। आपको पता है ये हर एक कार्बन के साथ बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ क्या गिनते होते हैं? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड गिनते होते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हैं। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये पाई तो गिनना नहीं है, तो 2 हो गए, और एक ये हाइड्रोजन हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो आपकी एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp2। ये नाइट्रोजन को देखो, इसके ऊपर एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है, तो एक तो ये लोन पेयर हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 3 चीजें हो गई, है ना। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आ गया? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp2। अब देखिए ये नाइट्रोजन के ऊपर एक ये लोन पेयर रहा, एक इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, 4 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू क्या आ गई? 4 माने के sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पर ये आंसर गलत है, इसका आंसर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट आ जाता है। आ जाइए, शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चों कि ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है ही नहीं, यही तो हमने एरोमेटिसिटी में पढ़ा है कि ये जो आपका लोन पेयर होता है ये यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जब भी कोई भी लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसको आप कभी भी मत गिनना हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ मत गिनना? हाइब्रिडाइजेशन में मत गिनना। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ, तो आपको दिख रहा है कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसकी जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी आ गई? sp2 आ गई। यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही देखिए, यहाँ पर क्या है? ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे गिनेंगे कि 2 तो बॉन्ड सिग्मा ये रहे, 1 बॉन्ड सिग्मा ये रहा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड ही हो गए, प्लस में ये आपका नेगेटिव चार्ज क्या होता है? लोन पेयर की तरह ही गिनते हैं, तो 1 ये हो गया, तो टोटल नंबर आ गया 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये अभी आपको 2 मिनट पहले ऐसा एक एग्जाम्पल रेजोनेंस का करवाया था। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये आपका स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, घूम रहा है, तो आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन गिना जाएगा? सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड और ये हाइड्रोजन वाले जो 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना हो गया नंबर? आ गया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से मिटा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा ऐसे भीड़ भाड़ ना मचे कॉन्सेप्ट्स की, है ना। ठीक है, आप ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी, कितनी सुंदर बात है ये, है ना। अच्छा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वहां घूमे, कभी पॉजिटिव चार्ज को तो आपके क्या बोलते हैं, हम उसमें गिनते भी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। पॉजिटिव चार्ज से हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो उसको नहीं गिनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, तो नंबर आ गया 3, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी आ गई? sp2। अब इस नाइट्रोजन पे आ जाइए। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ,
कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर और 3 ये सिग्मा बॉन्ड, नंबर कितना आ गया, 4 नंबर आ गया, ठीक है, प्लस में ये लोन पेयर जो है 4 नंबर आ गया। 4 नंबर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडेशन, पर ये भी आंसर गलत है। एनिलीन के अंदर जो NH2 प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडेशन हम sp3 नहीं बोलेंगे, उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है। क्यों, वो ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो हमसे नॉर्मली ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता था बचपन में। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ, तो रेजोनेंस में चले गए ये दोनों लोन पेयर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कहाँ चला गया, रेजोनेंस में चला गया। तो ये तो आप क्या हाइब्रिडेशन में नहीं गिन सकते, तो हाइब्रिडेशन किसकी वजह से हुई, ये सिग्मा बॉन्ड और ये 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी रहती है, sp2 रहती है। अब इसका बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो ये आपके हाइब्रिडेशन में गिने जाएंगे, यस, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपकी क्या होगी, sp3 होगी। तो इस तरीके से आपकी जो रेजोनेंस है वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन को भी अफेक्ट कर रही होती है। ओके, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर लोकेलाइज्ड होगा तो यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में था, इसमें भी था, तब आप उसको हाइब्रिडेशन में गिनेंगे। अगर वो डीलोकेलाइज्ड है, जैसे इन एग्जाम्पल्स में हमने किया, अगर वो डीलोकेलाइज्ड है तो आपका लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडेशन में नहीं गिना जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा ये एक छोटा सा हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो जाता है कि रेजोनेंस कैसे हाइब्रिडेशन चेंज कर रही होती है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सुंदर सुंदर इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व करेंगे, ओके, और जो है कुछ नया और सुंदर अच्छा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आने वाले हैं, ओके। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड डू डाउनलोड इट, चेक इट आउट, ऑल दी courses that are available on our app. Okay then, see you in the next video.